ठीक है, तो ये इनकम का कितना बड़ा गैप है। दूसरी बात इनकम इनइक्वालिटी को लेकर के कि आपका जितना नॉलेज है, आपकी जितनी कैपेबिलिटी है, आप जितना काम करते हैं, उसके रेस्पेक्ट में आपको इक्विवेलेंट वेज नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये भी एक आय में अंतर का कारण है। ठीक है, तो ये अंतर समझ में आया। तो ये आय की जो असमानता है, गरीबी है, गरीबी की रेखा की बात करें तो जो विगत जो डिटेल्ड रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत में कितने 21.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। गरीबी रेखा क्या होती है कि वो एक फिक्स्ड इनकम मिनिमम रिक्वायरमेंट जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी लोग करने में असक्षम हो। और इसके लिए क्या किया गया था कि यदि किसी व्यक्ति की आय 33 रुपया और कुछ 51 या 52 रुपए की बात है, ठीक है, जो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के लिए था। अब सोचिए कि यदि ये भी पूरा करने में 1/4 या 1/5 आबादी जो है अगर सक्षम नहीं है, तो गरीबी की परिस्थितियां कितनी महत्वपूर्ण होगी। तो क्या भारत कभी भी ऐसे सपने देखेगा कि नहीं मैं अपनी गरीबी को बनाए रखना चाहता हूं? नहीं। तो सपने क्या होंगे कि गरीबी उन्मूलन, कि गरीबी से पूरी तरह से निजात पाना, अर्थात भारत का प्रत्येक व्यक्ति एक सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए सक्षम हो, सभी को उनकी आवश्यकता, उनकी समझ, उनके ज्ञान और उनके कौशल के अनुरूप रोजगार मिल सके। सभी लोगों के लिए जो डीपीएसपी में है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्यों के लिए समान वेतन की व्यवस्था हो सके। तो जब ये समस्याएं समाधान हो जाएंगी तो भारत एक बेहतर राष्ट्र के रूप में क्या होगा, अपने आप को प्रस्तुत कर पाएगा। तो ये सपने हैं कि भारत ऐसा चाहता है। शैक्षणिक उत्कृष्टता, भारत को विश्वगुरु बनना, कौन कैसे कितने लोग यहां हैं जो चाहते हैं कि भारत को विश्वगुरु होना चाहिए? हाँ, बिना स्किल के अल्फिसा, बिना स्किल के आप कैसे कोई काम करेंगे? अगर आप मानिए कि डॉक्टर हैं तो आपको मेडिकल स्किल तो होने चाहिए। ठीक है, अगर आप इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, पुल का निर्माण करना है तो आपको उसके मेजरमेंट, उसके स्ट्रेंथ का एनालिसिस करने की कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए। तो अगर आप में जो स्किल है उस स्किल के अनुसार आपको अगर वेतन मिलता है, तभी तो आप कहेंगे कि आपकी आय समानता का मतलब क्या है? आय समानता का मतलब है कि समान कार्य करने वाले व्यक्तियों को समान वेतन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक काम पुरुष कर रहा है तो उसको 10,000 रुपए, उसी सेम काम को करने के लिए महिला को 8,000 रुपए दिए जाए। या फिर जैसे आपने हिडन एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा होगा कि कृषि में उपज तो बढ़ नहीं रही है लेकिन लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, काम करने वाले भी बहुत हैं और उनमें से स्किल्ड भी बहुत हैं, लेकिन क्या है कि स्किल्ड का जितनी उसके स्किल के हिसाब से उनको वेतन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए अभी भारत में अंडर एम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत ही व्याप्त है। ठीक है, तो ये समस्याएं हैं। अब आप चलिए, शैक्षणिक उत्कृष्टता कैसे हासिल की जा सकती है? तो आप सभी ने तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा। सर, समान कार्य समान वेतन की जगह समान कार्य क्षमता समान वेतन होना चाहिए। समान कार्य क्षमता और समान वेतन समान कार्य के लिए ही किया जाएगा ना। ठीक है, कार्य क्षमता अगर उसका है और उसको उसका प्रदर्शन होगा, आउटपुट अगर आएगा तो उसको समान मिलना चाहिए, तो वो तो समान कार्य ही हो गया ना। उसके लिए आप जो बात कर रहे हैं आयुष्मान, उसके लिए इंसेंटिव बेस्ड है कि जैसे आपको मिनिमम इतना करना है, इससे अधिक आप जितना करते हैं उतने के लिए आपको क्या किया जाता है, अलग से इंसेंटिव दिया जाता है।
ठीक है, तो आप सभी ने तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा। कितने लोग हैं जो तक्षशिला के बारे में नहीं जानते? तो कहते हैं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय अपने समय के विश्व का सबसे बेहतर इंसेंटिव होता है कि अलग से कुछ और पैसे दिए जाते हैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए, एक प्रोत्साहन के रूप में, कि आपने समान लोगों से अधिक कार्य किया तो उस अधिक कार्य के लिए आपको जो है एडिशनल एनर्जी लगाने के लिए आपको अलग से पेमेंट दी जाती है। ठीक है, 4 थी, क्या 4 थी धर्मराज? ठीक है, हाँ हाँ, प्राचीन काल वाला ही तक्षशिला। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय अपने आप में क्या था? विश्व का सबसे सर्वोच्चतम विश्वविद्यालय था। उसके बाद आजादी के बाद भी आप देखते हैं कि भारत में जो आईआईटी खुले, आईआईएम खुले, उसके बाद एम्स खुला, इनके जो स्टूडेंट्स होते थे, माइक्रोसॉफ्ट की लगभग 37% एम्प्लॉयमेंट केवल भारतीय लोगों से थी और उसमें आईआईटी का रेशियो जो है सो आधे से अधिक हुआ करता था। एम्स अपने आप में आज भी भारत के सर्वोच्चतम स्वास्थ्य संस्थान के रूप में स्थापित है। जेएनयू और जामिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में विदेशों के स्टूडेंट आज भी पढ़ने आते हैं, लेकिन ये संख्या दिन प्रतिदिन क्या होती है? कम होती जा रही है। तो शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए आपको क्या करना होगा कि इस तरह के शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करना पड़ेगा जिससे निकलने वाले लोग अपने आप में क्या हो? सक्षम हो। जैसे आईआईएम में पहले क्या था कि आईआईएम के लोग दुनिया भर में मैनेजमेंट संभाल रहे थे, तो एजुकेशन क्वालिटी को अच्छा करे ताकि जो है सो हमारे जो जब दुनिया के यूनिवर्सिटीज की लिस्ट निकले तो हमारे यूनिवर्सिटीज भी टॉप 10 में स्थान बना सकें। है कि नहीं? आपकी इच्छा होती है कि नहीं कि जब लिस्ट आती है और आप देखते हैं कि 100 यूनिवर्सिटी में भारत का एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, तो कितना दुख होता है कि जो दुनिया भर को जिसने सिखाया आज उसी का यूनिवर्सिटी का कोई रैंक नहीं है। ठीक है, सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा, अर्थात क्योंकि ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी जो है उसका निर्माण किससे होता है? सबसे पहले तो व्यक्ति होना चाहिए, और व्यक्ति पूंजी कब बनता है? जब उसमें कार्य करने की क्षमता हो, कार्य करने की क्षमता, और इस क्षमता के साथ क्या होना चाहिए? उसमें कौशल होना चाहिए। अब बताइए, क्या एक बीमार व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य करने में सक्षम हो सकता है? तो पूंजी के रूप में उसको कैसे उपयोग करेंगे आप? तो उसके लिए यदि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं तो क्या होगा कि यदि बीमार पड़ा तो उसका तत्काल उपचार करके सबसे पहली व्यक्ति की निरोगी काया। बिल्कुल, तो व्यक्ति जब कार्य करने, जब व्यक्ति शरीर से स्वस्थ होता है तो वो शारीरिक श्रम बेहतर कर सकता है। जब व्यक्ति मन से स्वस्थ होता है तो वो मानसिक श्रम बेहतर कर सकता है, और इन सब के साथ जब उसमें गुणवत्ता होती है, कौशल होता है, तो वो क्या करता है? नए नवाचार को जन्म देता है, नई क्रिएटिविटी को जन्म देता है। आप सभी लोग गाने सुनते होंगे, पहले के गाने उठा लीजिए, अगर 90s 80s 90s के, तो एक मूवी, एक गाना एक स्थिति का होता है, पूरी स्थिति को उसमें संभाल लिया जाता है, उसकी मीनिंग आप निकाल सकते हैं, उसके भावों को आप जोड़ सकते हैं। करंट स्थिति में आ जाइए, उन्हीं गाने के लैंग्वेज को तोड़ मरोड़ करके नई म्यूजिक ले आई जाती है। उसमें म्यूजिक इतना ज्यादा होता है कि जो वर्डिंग्स हैं वो अपने आप में उसको प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हम अगर रचनात्मकता की बात करें तो हम कहेंगे ना कि टेक्निकल रचनात्मक क्रिएटिविटी तो बढ़ी है,
तकनीकी रूप से कि आपके पास नए नए म्यूजिक आ रहे हैं, लेकिन नुकसान क्या हुआ कि जो भाव थे, जो शब्दों की जो बहुलता थी, वो क्या होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है कि नहीं, कम होती जा रही है। गाने जो बन रहे हैं उनको आप अपने जीवन से जोड़ने में असक्षम हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हिंदी का गाना है, उसमें कुछ तेलुगु की लिरिक्स जोड़ दी गई है, कुछ पंजाबी जोड़ दी गई है, कुछ पुराने गाने हैं उनको वर्डिंग्स को जो है सो मैनिपुलेट करके डाल दिया गया है। तो आपके जो पुराने गाने को सुनने की जो चाह थी वह भी नए के कारण क्या होता है, कई बार परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये अधोगति। तो आप क्या चाहेंगे कि रचनात्मकता वैसी हो। रचनात्मकता के लिए क्या आवश्यक है कि एक स्वस्थ मन होना चाहिए, विचारशीलता होनी चाहिए। ठीक है, तो इनके लिए मानव पूंजी कब बनेगा, जब आपके पास स्वस्थ व्यक्ति हो। तो बेहतर स्वास्थ्य सेवा, सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था की जानी चाहिए। अर्थात गवर्नमेंट को दो चीजों पे सबसे ज्यादा एम्फेसिस रखना चाहिए। क्या? पहला हेल्थ और दूसरा एजुकेशन। हेल्थ से व्यक्ति बनता है और कार्य करने योग्य व्यक्ति, और इसकी एजुकेशन से क्या बनता है, कुशल व्यक्ति, है कि नहीं। तो आप भारत के लिए सपना देखते हैं ना कि सबके लिए मुफ्त स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो। पर्यावरणीय स्थिरता, आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण के रिकवर करने की एक अपनी क्षमता है। जैसे आपकी उंगली में कभी कट लग जाता है तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे वो घाव स्वतः ही भर जाता है। अर्थात कि उंगली की इतनी क्षमता है कि वो अपने किसी भी कट को क्या करे, भर ले। लेकिन मानिए कि क्या हाथ कट गया, तो हाथ कटने के बाद दोबारा से हाथ आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। सेम तरीके से समान स्थिति में पर्यावरण की भी रिकवर करने की अपनी क्षमता है। ठीक है, पतझड़ में जितने पत्ते गिरेंगे, वसंत ऋतु में फिर से उतने पत्ते आ सकते हैं। लेकिन यदि पतझड़ से पहले ही पेड़ के कुछ के पत्ते उड़ा दिए जाएं तो क्या होगा, जो उसकी साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है। आप देखते हैं ना कि जलवायु परिवर्तन के कारण बरसात के मौसम में परिवर्तन होता जा रहा है। वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन के कारण कृषि प्रभावित हो रही है। ठीक है, अर्थात पर्यावरण अपने आप के स्वतः उपचार की जो क्षमता है उससे बाहर जा रहा है, और उससे निपटने के लिए आपको क्या चाहिए, पर्यावरणीय स्थिरता चाहिए। अब ये स्थिरता कैसे आएगी, तो जैसे जो कार्बन इमिशन है उसको कम करेंगे। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो उपाय किए जा सकते हैं, जो मतलब फॉसिल फ्यूल्स हैं, अर्थात जो जैसे पेट्रोल है, डीजल है, उनको इलिमिनेट करके हमें सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। पवन ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, जिससे प्रदूषण की समस्या को बहुत हद तक कम किया जा सके। हमें प्लांटेशन बहुत अधिक करने चाहिए, ताकि क्या हो कि जो कार्बन साइकिल है उसको मेंटेन किया जा सके। जितना कार्बन का उत्सर्जन हो, यदि उतना ही कार्बन अवशोषित भी कर लिया जाए तो क्या प्रदूषण की समस्या रहती दिल्ली में? ठीक है, तो इसीलिए नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, जिससे कि पर्यावरण स्थिर हो जाए। प्राकृतिक संसाधनों का सस्टेनेबल उपयोग। गांधी जी का एक स्टेटमेंट है ना कि प्रकृति हमें इतना देती है कि हमारी आवश्यकताएं पूरी हो सके, इतनी नहीं कि हमारी लालसा पूरी हो सके। अर्थात कि इतना है कि आपकी जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाएगा, आपके लालच को कभी सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। आपने देखा होगा कि सब्जी वाला जो वेंडर, स्ट्रीट वेंडर है, वो आपको धनिया और 4 मिर्ची मुफ्त में दे देता है। क्या यही चीज आप मॉल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जिसके पास जितना अधिक होता है वो हमेशा अधिक की कामना करता रहता है, लेकिन जिसके पास कम होता है वो चाहता है कि जितना मेरे पास है उतना बना रहना चाहिए, है कि नहीं।
तो सीमित संसाधनों का सीमित और आवश्यकता के अनुसार उपयोग ताकि भविष्य के लिए भी बना रहे। ठीक है, सस्टेनेबल, कि 100 साल पहले भी जो था वो आज भी रहे और अगली पीढ़ी के लिए भी हम वही स्थिति छोड़ के जाएं जिससे उनको कोई समस्या ना हो। अदरवाइज क्या होगा कि जो पहले के लोग खुली हवा में सांस लेते थे, हम आप अभी मास्क लगा करके सांस लेने के लिए विवश हैं और हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी को ऑक्सीजन सिलेंडर पीठ पर लाद करके घूमना पड़े। हो सकता है कि नहीं हो सकता, यदि पर्यावरण के जलवायु परिवर्तन की परिस्थितियों को सही से ध्यान नहीं दिया गया तो हमें कैसे समाज का निर्माण करना है? ऐसे समाज जहां पे पर्यावरण स्थिर हो, अर्थात जो प्रदूषण और इस तरह की जो समस्याएं हैं वो सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटी में ही पर्यावरण क्या करे, उसको फुलफिल कर ले। तो ये हमारी हमारा सपना हो सकता है। सामाजिक समभाव और समावेशन। सामाजिक समभाव क्या होगा? जो गांधी जी कहते हैं सर्वधर्म समभाव। आपका धर्म, आप हिंदू धर्म को मानने वाले हों, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, पारसी हो, जैन हो, कोई किसी भी धर्म के हो, आपकी अपनी परंपरा है, आप उसका निर्वहन करें और दूसरे जो अपनी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं उनका यथोचित सम्मान करें। अगर आप सभी को अपने अपने परंपराओं का निर्वहन करने के साथ साथ यथोचित सम्मान करते हैं दूसरे की परंपरा का, तो क्या होगा? दोनों में प्रेम बना रहेगा। क्या दिवाली में मुस्लिम धर्म समुदाय के लोग पटाखे नहीं जलाना चाहते हैं या वो अपने घर पे दिए नहीं जलाते हैं? क्या ईद की जो सेवैयां होती हैं वो अपने मुस्लिम मित्र से आपको नहीं प्राप्त होते हैं? या हिंदू लोग मिठाई खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच इतनी दुश्मनी होने के बावजूद भी, इतने झगड़े होने के बावजूद भी 14 अगस्त को पाकिस्तान मिलिट्री भारतीय सेना को मिठाई भेजती है और 15 अगस्त को भारतीय सेना भेजती है। तो ये क्या है? एक परस्पर जो है एक दूसरे की स्वीकार्यता। तो इससे क्या होगा? सामाजिक रूप से आप क्या होंगे? सबल होंगे। कहते हैं ना कि सब जब मिल जाते हैं तो उंगलियां अलग अलग होती है, सबके मिलने से क्या बनता है? मुट्ठी बन जाती है, एक शक्ति आ जाती है। जैसे भगत सिंह थे तो उनके साथ अशफाक उल्लाह खान भी तो थे, राजगुरु और सुखदेव भी तो थे। आ कहां से रहे थे? अलग अलग क्षेत्र से आ रहे थे सभी। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि समाज में जब आपसी सहिष्णुता और प्रेम की भावना व्याप्त होगी तो समाज क्या होगा? सबल होगा। और एक सबल समाज क्या करता है? एक उदाहरण के रूप में पेश होता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं कि नहीं देखते हैं? उसमें जो गोकुल धाम सोसाइटी है उसमें कौन सा ऐसा त्योहार है जो नहीं मनाया जाता है? उसमें अब्दुल भाई भी हैं और अय्यर भाई भी हैं। ठीक है, उसमें जेठालाल जी गुजराती भी हैं और राजस्थानी भी हैं, तारक मेहता साहब। डॉक्टर हाथी भी हैं और पोपटलाल भी है कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य है कि जब सभी, इसीलिए भारत यूनिक क्यों है? क्योंकि यहां सभी लोग अपने अपने परंपराओं का निर्वहन करते हुए सामाजिक रूप से स्वीकार्यता के साथ एक होकर के जिंदगी जीते हैं। हाँ हाँ, बंगाली भी हैं, बबीता जी हैं, है कि नहीं? तो सब अपने अपने पर्व त्योहारों का, आपने अभी आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होगा तो उसमें अलग अलग जगह के त्योहार पढ़े होंगे। ठीक है, तो सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना, इसके लिए आप देखते हैं कि संविधान में अनुच्छेद क्या है? 15, अनुच्छेद 17 कि किसी भी तरह का कोई छुआछूत का अभ्यास नहीं कर सकता है। 15 में राज्य या कोई व्यक्ति किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है कि नहीं? हाँ हाँ, पंजाबी भी हैं सोडी भाई। ठीक है, चलिए,
तकनीकी रूप से आप क्या चाहते हैं कि भारत जो तकनीक आयात करता है, अभी जो हमने राफेल वहां से फ्रांस से खरीद करके लिया है, क्या आपकी इच्छा नहीं है कि भारत जो है सो ऐसा आत्मनिर्भर बने कि वो सारी तकनीकियों को यहां ही उत्पन्न करे, हमारे नवाचार दुनिया भर में स्वीकार किए जाएं। आज हमारा जो इसरो है, स्पेस प्रोग्राम है, भारत इकलौता ऐसा देश है जो पहले प्रयास में मंगल तक पहुंचा। तो ये हमारी तकनीकी गुणवत्ता को बताता है। तो आप चाहते हैं ना कि इसी तरह से हमारी तकनीकी सुदृढ़ता इस तरह से सुनिश्चित हो कि दुनिया को हम पहले जैसे ज्ञान देते थे वैसे हम ज्ञान देने योग्य बन जाएं। तभी क्या होगा, हम विश्व गुरु बन सकते हैं। उसके लिए क्या आवश्यक है, बुनियादी ढांचे का निर्माण, सड़क परिवहन, उसमें क्या होना चाहिए, जो ट्रेनें लेट हो जाती है, लेट ट्रेन नहीं होना चाहिए, तो वो सिस्टम स्टेबल किया जाए। ठीक है, स्मार्ट सिटी की हम बात करते हैं, उसके लिए क्या क्या उपयोगी है, उस सारी संरचना का निर्माण किया जाना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हमारा देश ऐसा हो कि कभी ट्रेनें लेट ना हो। कोई व्यक्ति चाहता है कि वो जिस ट्रेन में जा रहा हो, सर डीपली थॉट कैसे आएंगे? डीपली थॉट आने के दो उपाय होते हैं, दो तो उपाय नहीं, दो स्टेज होते हैं। पहला होता है पढ़ना और दूसरा स्टेज होता है सोचना। जब आप पढ़ने के बाद ये सोचने लगें कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, तो आपके मन में जब विचार आने लगेंगे तो इसी से ही अलग अलग आपके थॉट प्रोसेस का निर्माण होता है। ठीक है, शायर जो लिखते हैं किसी संदर्भ में लिख देते हैं, ठीक है, और उसका मीनिंग आप देखिएगा जोड़ करके किसी से भी आप कहीं से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे एक बार बाबा नागार्जुन को इंदिरा गांधी बुलाने आई एक कवि सम्मेलन के लिए, जो नेहरू जी के जन्मदिन पर रखा गया था। तो वो बाबा नागार्जुन बोले कि बेटा हमको छोड़ दो क्योंकि तुम्हारे पिताजी हमको सुन नहीं पाएंगे। इंदिरा गांधी ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि नहीं नहीं बाबा चलिए, आप कैसे नहीं जाएंगे। बाबा गए, उन्होंने पढ़ना शुरू किया और उन्होंने क्या कहा, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं और गांधी की समाधि पर जाकर नित नित शीश झुकाते हैं। अब बताइए, ये चीन के साथ भारत के युद्ध के बाद की स्थिति है। प्रधानमंत्री की आलोचना प्रधानमंत्री के मुंह पे किया जाना, ठीक है, ये सामर्थ्य है। और सामर्थ्य इसमें नहीं है कि आलोचना हुई, सामर्थ्य ये है कि सामने वाला व्यक्ति उसको सुन करके समझ करके और उसके बाद भी क्या रहा, शांत रहा, है कि नहीं। सर विचार आते हैं बट आंसर इन राइटिंग करते आते हैं तो क्या करें। विचार आते हैं आंसर राइटिंग करते समय अभ्यास से आएंगे। जितने भी अच्छे वक्ता हैं, बोलने वाले हैं, देखिए अच्छे वक्ता होने की पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको बहुत अच्छा श्रोता होना होगा। ठीक है, उसी प्रकार बहुत अच्छा लेखक होने के लिए आवश्यक है कि आप बहुत 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 अच्छे पाठक हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे तभी आप अच्छा लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको 10 अलग अलग चीज जब पढ़ेंगे तो वो आपने कभी सुना है 12 मसाला 13 स्वाद। एक भेल मिलती थी ट्रेन में, ठीक है, तो वो जो बोलता रहता था तो वो कहता था कि आइए झाल मुढ़ी 12 मसाला 13 स्वाद। क्यों? तो 12 अलग अलग मसालों का तो स्वाद है, लेकिन वो 12 मसालों के कॉम्बिनेशन से जो एक टेस्ट आया वो कैसा टेस्ट होगा, 13वां होगा।
उसी प्रकार जब आप 10 अलग अलग चीजों को पढ़ते हैं तो 10 तो पर्सपेक्टिव आपको मिल गया, 10 नजरिया किसी चीज को देखने का आपको मिल गया। और उस 10 नजरिए को जब आप सोचेंगे तो अपनी क्षमता के अनुसार जब आप अपने हिसाब से एक अलग नजरिया बनाएंगे तो वो कैसा नजरिया होगा? 11वां नजरिया होगा, जो आपकी रचनात्मकता बनेगी, है कि नहीं? तो इसीलिए जितना अधिक पढ़ेंगे और पढ़ करके उस पर विचार करेंगे तो विचार से ही आपके अंदर संदर्भ मिलेगा, और वो जो नया विचार होगा सोचने वाला वो आपका अपना होगा, है कि नहीं? हाँ, यही निबंध है। ठीक है, ग्रामीण सशक्तिकरण। अब ग्रामीण सशक्तिकरण की जरूरत क्यों है? तो हम क्या कहते हैं कि असली भारत गांवों में बसता है। आप जब पहले निबंध लिखा होगा आपने हमारा देश पर, तो उसमें पहली लाइन क्या लिखते थे? भारत गांवों का देश है। ठीक है, तो जब भारत गांव में बसता है तो अर्थात जब तक गांव विकसित नहीं होंगे तब तक समस्याएं क्या बनी रहेगी? पलायन की समस्या, प्रवासन की समस्या, माइग्रेशन की। अगर गांव अपने आप में आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो शहरों की तरफ जो पलायन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, वो क्या होगा? रुक जाएगा। उससे क्या होगी? जो शहरों पे अननेसेसरी जो बर्डन पड़ रहा है वहां के रिसोर्सेज पे, वो सस्टेनेबल स्थिति में आ जाएगा। तो हमें गांवों का विकास किए बिना हम एक सुदृढ़ भारत की कल्पना नहीं कर सकते। तो उसके लिए गांव में बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा प्रदान करना, गांव में घर के नजदीक ही अगर आपको रोजगार की व्यवस्था हो जाए तो क्या आप बाहर जाकर के काम करना पसंद करेंगे? आज भी अगर मानिए कि आपको दिल्ली में रह करके 50,000 की कमाई हो रही है और अगर अपने घर के पास 30,000 रुपए भी सैलरी की व्यवस्था हो जाए तो आप दिल्ली नहीं आएंगे, अंटिल कि आप किसी ऐसे नौकरी में हैं जिसमें आपका जाना मजबूरी हो, है कि नहीं? कोई ऐसा है यहाँ पे जो कि अगर 50,000 दिल्ली में मिले और 30,000 घर पे बैठ के मिले तो दिल्ली आकर के काम करे? हाँ, ऐसे ही आते हैं निबंध निशा जी, इसीलिए आपको ये उदाहरण मैं दे रहा हूं। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग हैं जो कि 50,000 के लिए दिल्ली आएंगे, 20,000 एक्स्ट्रा है, लेकिन ये भी तो सोचिए कि यहाँ पे आपको जो है ना रेंट भी देना है 10,000 रुपए, और यहाँ का कम्यूटेशन चार्ज जो इधर से उधर आवागमन की जो खर्चे हैं वो भी ज्यादा है यहाँ पे, तो अल्टीमेटली आपके 30,000 ही पहुंचे। ठीक है, भाई मैं तो अगर मुझे जो है सो 30,000 गांव में मिले तो मैं तो 50,000 के लिए शहर नहीं आऊंगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद इन सब से बेहतर जो इन सब चीजों को एक जगह बांध करके रखने के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा। क्यों? क्योंकि यदि आप अपने आप में, मैं अभी क्लास ले रहा हूं कमरे के अंदर, ठीक है, ये साउंड प्रूफ एनवायरनमेंट है, बाहर अगर कुछ भी होता है तो यहां अंदर एक चू आवाज भी नहीं मिलेगी, लेकिन क्यों है? क्योंकि हमें विश्वास है कि बाहर एक प्रशासन तंत्र है जो हमारी सुरक्षा की व्यवस्था करता है। सीमा पर हमारे सेना के जवान ठंड, गर्मी, बरसात की परवाह किए बिना हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं ताकि कोई भी बाहरी देश का व्यक्ति भारत पर आक्रमण करके अतिक्रमण का प्रयास न करे। तो राष्ट्रीय सुरक्षा जितनी मजबूत होगी, अंदर के विकास की संभावना उतनी बढ़ती है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए कि आधा बजट हम सेना पे ही लगा दें, तो अंदर के लिए पैसा ही नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसीलिए रक्षा क्षमताओं को भी विकसित करना चाहिए, और जब आप में शक्ति होती है तो लोग आपकी बात सुनते हैं।
अग्निपथ मूवी आप लोगों ने देखी है? उसमें नई वाली अग्निपथ, उसमें एक डायलॉग था कि मुझे ताकतवर बनना है। तो सॉरी, उसमें जो है सो बच्चा जो होता है वो झगड़ा कर लेता है, और झगड़ा करता है तो उसमें पिट जाता है। तो उसको उसके पिताजी कहते हैं कि झगड़ा करने से पहले तुमको ये देखना चाहिए कि तुम ताकतवर बनो, क्योंकि जब तुम ताकतवर बन गए तब तुम्हारी मर्जी कि तुम पीट दो। अगर पीट दिए तो बदला हो गया, और अगर तुमने ताकतवर होने के बाद माफ कर दिया तो तुम महान बन जाओगे। ठीक है, क्योंकि बिना विष वाला सांप ये नहीं कह सकता कि जाओ जाओ हम तुमको नहीं काटेंगे, क्योंकि उसके काटने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई कमजोर व्यक्ति कह सकता है कि जाओ जाओ मैंने तुमको माफ कर दिया। तो माफ करने के लिए ताकत का होना अनिवार्य है। जैसे हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से पूछा गया था कि आप जो है सो गांधी के समर्थक हैं, गांधी के विचारधारा को मानते हैं, आप अहिंसावादी हैं, और इसके बावजूद आप विध्वंसक हथियारों का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने मिसाइल्स बनाए थे ना, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, मिसाइल मैन उनको कहा जाता था, है कि नहीं? तो उन्होंने जवाब दिया कि शांति की स्थापना के लिए शक्ति का होना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि जब आप सशक्त होंगे तो कोई भी दूसरा आप पर आक्रमण करने की चेष्टा नहीं करेगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था गीता में, इसमें महाभारत के युद्ध के समय, कि शांति की स्थापना के लिए कई बार युद्ध अनिवार्य होते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए राष्ट्रीय सुरक्षा, अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमको आतंकवाद से भी निपटना पड़ेगा, तो उसके लिए भी सिस्टम होना चाहिए। साइबर सुरक्षा एक वर्तमान संदर्भ में बहुत बड़ा खतरा है। कैसे? तो आपने अभी सुना होगा कि एम्स का वेबसाइट एक सप्ताह के लिए हैक हो गया था। तो साइबर सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आप चाहेंगे कि हमारी जो साइबर स्थिति है उसको क्या हो, एक सबल मिले, हमारे पास जो है सो सेल्फ डिटरेंट करने की व्यवस्था हो। और अंत में वैश्विक नेतृत्व। वैश्विक नेतृत्व क्या होता है? कि दुनिया आपकी बात सुनने के लिए क्या हो, विवश हो। जैसे जिस समय पूरी दुनिया दो गुटों में बट रही थी, एक पूंजीवादियों का ग्रुप और एक समाजवादियों का ग्रुप था ना, एक अमेरिका के नेतृत्व में, एक यूएसएसआर के नेतृत्व में। तो उस समय भारत ने क्या किया? भारत ने कहा, भारत और उज्बेकिस्तान जैसे कुछ देशों ने मिलकर के क्या कहा कि नहीं भाई, हम जो ना इसमें जाएंगे ना उसमें जाएंगे, संबंध दोनों से रहेगा, लेकिन ना हम तुम्हारी तरफ जाएंगे ना उसकी तरफ जाएंगे, हमारा अपना अलग रहेगा। तो अलग अपने आप को सोचिए कि उस समय भारत तुरंत आजाद हुआ है, और उस समय ऐसा डिसीजन लेने की क्षमता, तो वैश्विक नेतृत्व में अपनी क्षमता को स्थापित करने की बात हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल, कोई भी किताब पढ़िए, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ आपको लिखने के लिए मिल ही जाएगा। ठीक है, निबंध के लिए क्या कोई बुक लेनी पड़ेगी? जी नहीं। निबंध के लिए 10 किताब पढ़नी पड़ेगी, 50 बार उसको सोचनी पड़ेगी, और 10 किताब कोई अलग से नहीं पढ़नी है, जो आपको सिलेबस में है बस उतनी किताब आप पढ़ लीजिए ना, बहुत लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये सामूहिक रूप से जो है सो भारत की आकांक्षाएं हैं। आकांक्षाएं क्या हैं? जो हम चाहते हैं। तो वही सपने हो गए ना, कि वो सपने जो भारत को सोने ना दें। तो अर्थात ये वो स्थितियां हैं जो अगर हम प्राप्त कर लें तो हम सबल हो जाएंगे, तब हम चीर निद्रा में सो सकते हैं। कि जब पेट भरा हुआ होगा तभी आपको नींद आएगी ना। आज लिखना है ये से आपकी मर्जी, आज से लिखना शुरू कर दीजिए। पहले गाय पर निबंध लिखिए 200 शब्दों में, ठीक है, या 300 शब्दों में गाय पर निबंध लिख करके कल जो है बताइएगा कि लिख करके कैसा अनुभव हुआ। हाँ, निबंध के लिए खुद को किताब बनाना पड़ेगा। ठीक है,
अब सामाजिक न्याय और गरीबी से संबंधित इससे एक टॉपिक क्या आया था एस्से का कि बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता, लेकिन बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि निरर्थक है, कोई मतलब नहीं है। अब यहां पे देखिए दो स्टेटमेंट है और दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहा है कि नहीं। एक तरफ आप कहते हैं कि जब आपके पास पैसा होता है तो पैसे आ जाने से सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय मिलती है, ठीक है। लेकिन वहीं पे आप कंट्राडिक्ट कर रहे हैं कि बिना सामाजिक न्याय के, अगर सामाजिक न्याय नहीं है तो आर्थिक रूप से आप सबल हो करके भी क्या है, कोई मतलब उसका नहीं बनता है। तब दो शब्द, तो इनको क्या करना पड़ेगा, पॉवर्टी साइकिल को ब्रेक करना होगा। देखिए इसमें सबसे पहले आपको यह सोचना होगा कि ये दो शब्द का अर्थ क्या है। आर्थिक समृद्धि से क्या मतलब है। मेरी आवाज रुक के आ रही है, मेरी आवाज यहां से तो मुझे क्लियर शो कर रहा है, क्या आप लोगों को किसी को दिक्कत आ रही है? ठीक है, तो बच्चे जिनका प्रॉब्लम आ रहा है वो एक बार रिफ्रेश करके देख लीजिए, ठीक है। हो सकता है वो नेटवर्क टेम्पटेशन के कारण कई बार होता है कि आवाज आपको रुक रुक के आती है, ठीक है। चलिए, तो अब एक एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास कीजिए। पहले हम इसको देखते हैं कि बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता। पहले स्टेटमेंट का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, कि अर्थात कि जब आर्थिक समृद्धि हो जाए तो सामाजिक न्याय मिलने की संभावना है। संभावना की मैं बात कर रहा हूं। धर्मराज मॉड्यूल के हिसाब से ही मैं चलूंगा। स्ट्रेटजी की बात पूरी चर्चा 3.5 घंटे कल होगी। ठीक है, आप स्ट्रेटजी की बात सभी लोग कर रहे हैं, जो लोग स्ट्रेटजी में आपको आधे घंटे में समझा दूंगा। लेकिन क्या अपने अभी तक जितनी बात हुई उसमें कहीं पे स्ट्रेटजी वर्ड का भी मैंने जिक्र किया है क्या? इसीलिए नहीं कि उसके पीछे एक मेरा अपना भी तो कुछ रीजन, मैं भी तो आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं उस रास्ते को पार करके आप तक पहुंचा हूं। तो अर्थात ये संभावना, इन बातों को मैं भी समझ रहा हूं कि जितनी अधीरता व्यक्ति किताब खरीदने में लगाता है, अगर उसी शिद्दत से पढ़ भी ले तो उसको कहीं रुकावट नहीं मिलेगी। अब मैं ये एग्जाम्पल्स क्यों चर्चा कर रहा हूं ये बताइए। मैं आपको सीधा दिखा देता कि भाई ऐसे में ये पूछा गया है, इसको विस्तार से मैं बताने के पीछे अपना जो समय लगा रहा हूं, अपनी जो ऊर्जा लगा रहा हूं, वो क्यों लगा रहा हूं? ताकि आप इस बात से परिचित हो सकें कि इस तरह से इससे पूछे जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि इस तरह के एस्से को कैसे तोड़ा जा सकता है। तीसरी बात कि इनको विषयों से कैसे जोड़ करके देखा जा सकता है। अब ये सामाजिक न्याय और गरीबी दोनों की बात है, अर्थात गरीब आदमी को समाज में न्याय मिलता है क्या? लेकिन गरीब आदमी को न्याय कब मिलेगा? जब वह आर्थिक रूप से सबल होगा। तो अब इकोनॉमी में हम पहुंच गए, सोशल इश्यूज से। आर्थिक रूप से समृद्ध होने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको बेहतर रोजगार की व्यवस्था, उसके लिए नियमित आय की व्यवस्था, उसके लिए मुफ्त स्वास्थ्य की व्यवस्था, उसके लिए जब बुजुर्ग हो जाएगा तो पेंशन की व्यवस्था। इससे उसकी आर्थिक समृद्धि होगी, उसकी जीवन शैली बढ़ेगी। फिर से हम कहां पहुंच गए? सामाजिक न्याय में, जहां पे उसको पेंशन की व्यवस्था दे रहे हैं, हेल्थ की व्यवस्था दे रहे हैं। इस सब के लिए किसको काम करना पड़ेगा? तो जो संरचना संविधान ने निर्धारित की है उसके तहत जो अलग अलग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, उस मंत्रालय को काम करना पड़ेगा। उसका जिक्र, ये हम पहुंच गए पॉलिटी में।
सामाजिक न्याय के लिए सामाजिक स्वीकार्यता जरूरी है, और सामाजिक स्वीकार्यता के लिए समाज का सहिष्णु होना जरूरी है। हम पहुंच गए एथिक्स में। तो आपको एक दूसरे से जोड़ने के लिए इतनी डिटेल में चर्चा कर रहा हूं, तो इसके लिए आपको बहुत ही धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। ठीक है। जैसे ही आपको एग्जाम्पल बता दूं, मैं बता दूं कि ये किताब पढ़ लीजिए। अगर किताब के